महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 महीनों में करीब 20 करोड़ गरीब लोगों के जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इसी तरह 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलाए जा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले गरीब मजदूरों को बड़ा फायदा होगा। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कल्याण योजना को सफल बनाने में किसानों और ईमानदार करदाताओं के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सरकार गरीबों और जरूरतमंद लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के लिए काम करती रहेगी। आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्य करने और वोकल फॉर लोकल के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने लोगों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी बनाए रखने के मंत्र पर कड़ाई से अमल करने का आग्रह किया। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रधानमंत्री की नई घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से उन गरीब परिवारों को मदद मिलेगी जिन्हें पूर्णबंदी के कारण सबसे अधिक कष्ट उठाने पड़े। श्री रूपाणी ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को गरीबों के हित का निर्णय बताया। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात शाखा के अध्यक्ष जीतू वाघाड़ी ने भी प्रधानमंत्री की घोषणा की सराहना करते हुए इसे गरीबों के लिए मददगार बताया। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के लिए टीका बनाने की तैयारियों और उसकी उपलब्धता की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विशाल जनसंख्या के लिए टीकाकरण और चिकित्सा आपूर्ति के प्रबंधन के साथ ही प्रक्रिया में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और उनकी भूमिका पर ध्यान देना होगा। इस राष्ट्रीय प्रयास में निजी क्षेत्र और नागरिक समाज दोनों को अपनी भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि व्यापक टीकाकरण के लिए एक विस्तृत योजना तत्काल बनाने की आवश्यकता है। इस बैठक में टीके के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की व्यापक समीक्षा की गई। इससे पहले औषधि महानियंत्रक ने हैदराबाद की एक कंपनी द्वारा तैयार कोविड के टीके का मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। निजी क्षेत्र की कंपनी ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किया है। लोगों पर इस टीके का परीक्षण 2 चरणों में होगा और ये इसी महीने शुरू होगा। कोवैक्सीन नामक ये टीका अब तक किए गए परीक्षणों में सफल रहा है। कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर गतिविधियां शुरू करने के लिए अनलॉक 2 के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो गए हैं। गतिविधियां फिर शुरू करने की चरणबद्ध प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों में पूर्णबंदी इस वर्ष 31 जुलाई तक कड़ाई से लागू की जाएगी। नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इस तरह के कई स्थानों के खुलने की अनुमति नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगी। दिशा निर्देशों के अनुसार रात्रि कर्फ्यू के समय में ढील दी गई है और ये अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। संक्रमण क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों में सभी कार्य किए जा सकेंगे। विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों की सीमित संचालन की अनुमति पहले से है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी। संक्रमित क्षेत्र की निगरानी का काम राज्य सरकार का होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस बात पर नजर रखेगा कि ऐसे क्षेत्रों में दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देश का अनुपालन जारी रहेगा ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तराखंड सरकार ने आज से चारधाम यात्रा फिर शुरू करने का फैसला किया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड के लोगों को ही सीमित संख्या में इस यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड के अनुसार यात्रा के लिए लोगों को संबंधित धाम के जिला प्रशासन से अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम जिलों में आज से शॉपिंग मॉल खुल रहे हैं। इन जिलों के उपायुक्तों ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। दोनों शहरों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मॉल में सिनेमा हॉल और गेमिंग एरिया बंद रहेंगे। रेस्तरां और खानपान परिसरों को भी केवल 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने जैसी सावधानियां बरतनी होंगी। मास्क न लगाने वालों को 500 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए 10 जिलों में सप्ताहांत पूर्णबंदी की घोषणा की है। इनमें गजपति, खुर्दा, कटक, जाजपुर और जगतसिंहपुर जिला शामिल हैं। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थान शिक्षण कार्य के लिए 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव असित त्रिपाठी ने बताया कि सिनेमा हॉल, थिएटर, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सभागार और इस तरह अन्य स्थान इस महीने के अंत तक बंद रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होटल और रेस्तरां खोलने की अनुमति होगी। राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख सड़कों पर ढाबे खुलेंगे, लेकिन वहां खाने की अनुमति नहीं होगी और भोजन पैक कराकर ले जाया जा सकता है। भारतीय रेल ने मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाओं की संख्या बढ़ाकर 350 करने का निर्णय किया है। अभी 200 लोकल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिनमें से 130 रेलगाड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कसारा, कल्याण, डोंबिवली और ठाणे के बीच मुख्य लाइन पर चल रही है। मौजूदा सेवाओं में 150 और रेलगाड़ी जोड़ी जा रही है। उपनगरीय लोकल ट्रेनों द्वारा यात्रा करने के लिए आवश्यक सेवाओं के कुछ और कर्मचारियों को अनुमति देने के राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने आज से 150 और ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें केवल प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी और चुनिंदा कर्मचारियों को इन उपनगरीय सेवाओं द्वारा यात्रा करने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय द्वारा तय श्रेणियों के अनुसार रक्षा कर्मियों के साथ केंद्र सरकारी कर्मचारी, आयकर, जीएसटी और सीमा शुल्क तथा डाक विभाग के कर्मचारियों के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, न्यायपालिका और राजभवन के कर्मचारियों को इन ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति होगी। उपनगरीय रेलगाड़ी में लगभग 1200 लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए हर गाड़ी में केवल 700 लोग ही यात्रा कर सकेंगे। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारतीय नौसेना का पोत INS जलाश्व आज सवेरे ईरान से 687 फंसे भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के थूथुकुडी के VO चिदम्बरनार बंदरगाह पहुंचा। पोत INS जलाश्व की ये यात्रा समुद्र सेतु अभियान के मानवीय मिशन के अंतर्गत संचालित हुई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए पंजीकरण की प्रक्रिया आज उद्यम नाम से शुरू हो रही है।
ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, कागज रहित और स्वघोषणा पर आधारित है। पंजीकरण के लिए कोई दस्तावेज या प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण के लिए आधार नंबर आवश्यक होगा। उद्यम पंजीकरण के लिए नया पोर्टल www.udyamregistration.gov.in है। मंत्रालय ने कहा है कि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। पंजीकरण का नवीनीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण की ये प्रक्रिया निःशुल्क है। मंत्रालय ने विश्वास व्यक्त किया है कि ये प्रक्रिया व्यापार सुगमता की दृष्टि से न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मिसाल कायम करेगी। वित्त अधिनियम 2019 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से भारतीय स्टैंप अधिनियम 1899 में किए गए संशोधन आज से लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने कारोबारी सुविधा और प्रतिभूतियों की स्टैंप ड्यूटी में एक रूपता लाने के लिए कानूनी और संस्थागत प्रणाली बनाई है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि स्टैंप ड्यूटी में केंद्र और राज्य की साझेदारी की प्रणाली भी इस कानून के जरिए विकसित की गई है। ये साझेदारी स्टैंप खरीदने वाले व्यक्ति के मूल निवास पर आधारित होगी। मंत्रालय ने कहा है कि प्रतिभूति बाजार के कारोबार में स्टैंप शुल्क लेने की मौजूदा प्रणाली में एक ही दस्तावेज की अलग अलग दरें हैं, जिसके कारण कार्य क्षेत्र को लेकर विवाद उभरते रहते हैं और कारोबार की लागत भी बढ़ती है। स्टैंप ड्यूटी की वसूली की केंद्रीय प्रणाली से न्यूनतम लागत और राजस्व में बढ़ोतरी की आशा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। बाढ़ खतरनाक हो सकती है। बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सीवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास सफाई रखें तथा बीमारियां न फैलने दें। ताजा पका हुआ भोजन या भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि खाएं। केवल उबला या क्लोरीन युक्त पानी पिएं। पलायन से पूर्व बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। फर्नीचर और अन्य सामान ऊंचे स्थान पर रख दें। नाली और शौचालय की निकासी मार्ग को बंद कर दें। अपनी आपातकालीन किट अपने साथ अवश्य ले जाएं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की। कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर अन्य गतिविधियां शुरू करने के नए दिशा निर्देश आज से लागू। ओडिशा के 10 जिलों में सप्ताहांत पूर्णबंदी लागू रहेगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। भारतीय रेल ने मुंबई में आज से लोकल ट्रेनों की संख्या 200 से बढ़ाकर 350 की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नए पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस आज। इसका विषय कोविड महामारी से मृत्यु दर कम करना है। सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या मरीजों की संख्या की तुलना में 1,20,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से रोगियों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़ी है और 59% से ज्यादा हो गई है। 3,34,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले एक दिन में कुल 13,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में 2,15,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। बिहार में कोविड-19 के 370 नए मामलों के साथ इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या 9,988 हो गई है। अब तक 71 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 7,544 रोगियों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अब स्वस्थ होने की दर 75% से अधिक हो गई है।
बिहार में 2 IPS अधिकारी समेत 189 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा राज्य के विभिन्न इलाकों में तैनात CRPF के 17 जवान भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पटना के पालीगंज में आयोजित शादी समारोह में शामिल 115 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य सरकार ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं।